इससे पहले हमने पढ़ा था एमसीक्यूज। 60 एमसीक्यूज हमने किए थे। आज हम बाकी जो बचे हुए 40 एमसीक्यूज हैं वो इसमें देखेंगे। मेनली ये कोल्ड वॉर से संबंधित है जो ये एमसीक्यूज हैं। इसको शुरू करते हैं। आपका 61वां क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में किसका स्वामित्व होता है। ऑप्शन है सरकार का, निजी व्यक्ति का, सेना का या समाज का। तो इसका सही उत्तर है कि जो पूंजीवाद में है उसमें निजी स्वामित्व होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का स्वामित्व होता है जो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई हो। तो इसका उत्तर है बी, निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति व्यापार और संपत्ति के इसमें मालिक होते हैं और इनका अधिकतम जो ध्यान होता है वो मुनाफा कमाना होता है। समाजवाद में स्वामित्व किसका होता है, अगला प्रश्न है। तो निजी स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, कंपनी का स्वामित्व होता है, सेना का स्वामित्व होता है। तो समाजवाद में जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। सरकार क्या करती है, संसाधनों को नियंत्रित करती है। अगला आपका प्रश्न है, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन अगले पेज में है। पूंजीवाद के उद्देश्य। पूंजीवाद का जो उद्देश्य है वो समानता है, मुनाफा है, शांति है या सुरक्षा है। इसमें संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है पूंजीवाद में, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है मुनाफा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका क्या होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजवाद में नियंत्रण सरकार का होता है और सरकार समानता लाने का प्रयास करती है लोगों में। तो समानता इसका सही उत्तर है। पूंजीवाद में प्रतियोगिता कैसे होती है, कम, ज्यादा, नहीं। तो इसमें अधिक प्रतियोगिता होती है पूंजीवाद में। इसको समझिए, माना आप एक बिस्किट लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाजार में है उसमें बिस्किट बनाने वाली करीब 100 से अधिक कंपनियां हैं और हर कोई कंपनी अत्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती है और अन्य जो फर्म है उनसे प्रतियोगिता करती है। तो इसमें प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, वैरायटीज हमको बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब है समाजवाद में प्रतियोगिता कैसी होती है, ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा या निजी। तो बहुत कम प्रतियोगिता होती है समाजवाद में। 67वां आपका प्रश्न है, पूंजीवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है। विकास नहीं होता है, समानता, असमानता या शिक्षा। पूंजीवाद में सबसे बड़ी कमी ये है कि पूंजीवाद में असमानता काफी होती है। इसमें स्किल और जो प्रतियोगिता है वो बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब जो है गरीब होता जाता है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। तो पूंजीवाद की सबसे बड़ी समस्या असमानता है सामाजिक वर्गों में। समाजवाद की कमजोरी क्या है, तेजी से विकास, प्रेरणा की कमी, प्रतियोगिता ज्यादा या मुनाफा। अब इसमें कमजोरियां तो कई हैं। तेजी से विकास भी इसमें कम होता है, प्रेरणा की भी कमी होती है, प्रतियोगिता को तो कम होती है, मुनाफा इसमें सरकार जो है मुनाफे के लिए कार्य नहीं करती है। लेकिन इसमें दे रखा है प्रेरणा की कमी। मुख्यतः अगर सिस्टम अच्छा बना दिया जाए समाजवाद का तो उसमें भी तेजी से विकास हो सकता है। सोवियत संघ ने अपना विकास किया, यूरी गागरिन को जो है अंतरिक्ष में भेजा, अपना पहला उपग्रह भेजा। तो इसमें सही उत्तर है प्रेरणा की कमी। 69 जो आपका क्वेश्चन है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी।
यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें केवल पूंजीवाद होता है, केवल समाजवाद होता है, दोनों का मिश्रण होता है, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है, पूंजीवाद भी समाजवाद भी। उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। सरकार द्वारा संचालित स्कूल, सरकारी विद्यालय भी हमारे वहाँ चल रहे हैं, ये समाजवाद के उदाहरण हैं। और निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल भी हमारे वहाँ चल रहे हैं। तो इस यहाँ सरकार और जो निजी संस्थाएं हैं, दोनों सह अस्तित्व में हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में है, तो ये दोनों का मिश्रण है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाता है? 70वां क्वेश्चन है आपका, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यूएसए किस प्रणाली का उदाहरण है? समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद या मिश्रित। यह हमें आता है कि यूएसए ने कौन सी प्रणाली अपनाई थी? पूंजीवाद की प्रणाली अपनाई थी। यूएसएसआर, अगला प्रश्न है, यूएसएसआर किस प्रणाली का उदाहरण था? वो इसका जस्ट अपोजिट, वो समाजवादी प्रणाली में कार्य करता था। अब है, इनोवेशन किस में ज्यादा होती है? जो नवीनता है, नया परिवर्तन है, वो किस में ज्यादा होता है? समाजवाद में, पूंजीवाद में, दोनों में, कोई नहीं। तो इनोवेशन अधिक होता है पूंजीवाद में, क्योंकि पूंजीवाद में जब प्रतियोगिता होती है तो उससे जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटीज हैं, वो आगे निकल के आती हैं और नए नए जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलती है। तो इनोवेशन ज़्यादा होती है पूंजीवाद में। असमानता किसमें ज़्यादा होती है? पूंजीवाद, समाजवाद, दोनों या कोई नहीं। हमने देखा कि जो समाजवाद है उसमें जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है और सरकार कोई भी कार्य जन कल्याण के लिए करती है। तो इसमें समानता सबसे अधिक होती है समाजवाद में। कोल्ड वॉर किस प्रकार का युद्ध था? ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तो ये एक वैचारिक युद्ध था जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, कोल्ड वॉर में गठबंधन क्यों बनाए गए? व्यापार के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, खेती के लिए या शिक्षा के लिए? तो कोल्ड वॉर में जो भी गठबंधन है, जो चाहे अमेरिका ने बनाए या सोवियत संघ ने बनाए, तो वो बनाए थे अपनी शक्ति के विस्तार के लिए, यानी कि बी ऑप्शन। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मुख्य भूमिका क्या थी? जो शीत युद्ध हुआ था उसमें जो तीसरी दुनिया के जो देश थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कौन कौन है। देखो, जो फर्स्ट कंट्रीज जिसको हम कहते हैं वो अमेरिका और उसके अलायंस देश थे, उसे प्रथम दुनिया कहते हैं। जो दूसरी दुनिया थी वो दुनिया थी सोवियत संघ और उसके देश। तीसरी, जो सोवियत संघ में भी नहीं थे, अमेरिका में भी नहीं थे, जो नए नए आजाद हुए थे, उससे हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या हुआ था कि भूमिका क्या थी? ये शक्तिशाली थे, निष्क्रिय थे, युद्ध के मैदान थे या तटस्थ थे? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कोल्ड वॉर में युद्ध का मैदान थे, क्योंकि जो देश नए हो रहे थे उसमें अमेरिका और सोवियत संघ अपने जो है विचार, अपने विचारधारा की सत्ता को बनाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर युद्ध हुआ। जैसे हम वियतनाम का युद्ध देखें, कोरिया का युद्ध देखें, हम कॉन्गो संकट देखें, तो ये सभी जो हैं युद्ध के मैदान थे। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोई सीधी जंग नहीं हुई, बल्कि तीसरे देशों में वो जंग करते थे। अब है प्रॉक्सी वॉर, क्या होता है? इसी से संबंधित है। सीधा युद्ध, दूसरे के जरिए युद्ध, व्यापार या शांति। तो ये होता है दूसरे के जरिए युद्ध करना, यानी कि दोनों महाशक्तियां आपस में सीधे नहीं टकराई, वो टकराई दूसरे देशों के माध्यम से। हमने अफगानिस्तान का संकट देखा,
हमने वियतनाम का संकट देखा, कोंगो का संकट देखा, डोमिनिकन रिपब्लिक का संकट देखा, क्यूबा मिसाइल संकट देखा। लेकिन यहाँ पर सीधे हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि छोटी देशों का उपयोग किया दोनों देशों ने। अगला 79 क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों का क्या प्रभाव पड़ा था शीत युद्ध में? युद्ध बढ़ा था इससे, शांति बनी रही, व्यापार बढ़ा या खेती बढ़ी? तो परमाणु जो हथियार हैं उसके कारण सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे से सीधे टकराव से बचे, सीधे लड़ने से बचे। तो इसमें थी शांति बनी रही दोनों देशों के बीच, क्योंकि दोनों देश जानते थे कि यदि हम युद्ध करेंगे तो एक पक्षी दूसरे पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि दोनों में अवरोध की स्थिति थी। अवरोध मतलब जब हमें पता हो सामने वाला देश हम पर आक्रमण करे तो हम भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब वो नुकसान का आकलन करते हैं तो इस स्थिति को अवरोध कहते हैं। तो परमाणु हथियारों के कारण शांति बनी रही। अब वर्तमान में अच्छा सिस्टम कौन सा माना जाता है? पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित? आजकल जो ज्यादातर देश हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलते हैं। ये आपके 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हम और लेंगे इसमें। पेज नंबर 1। 81 क्वेश्चन है आपका, नाटो का मुख्य सिद्धांत क्या था? व्यापार था, कलेक्टिव डिफेंस था, शिक्षा थी या खेती थी? नाटो जब बना था तो उसने इस सिद्धांत का पालन किया, कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि जो भी इसमें अलायंस देश थे 12, यदि एक पर भी हमला होता है तो वह सब पर हमला समझा जाएगा। नाटो यानी कि एक पर हमला बराबर सभी पर हमला। सीटों किस क्षेत्र में सक्रिय था? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया या अमेरिका? इसके हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर सक्रिय था। क्यों था? क्योंकि एशिया में कम्युनिज्म को रोकना इसका मुख्य कार्य था। अब है, सेंटो किस क्षेत्र से संबंधित था? सेंटो मुख्यतः जो है मध्य पूर्व से संबंधित था, और यहाँ ये यूएसएसआर को रोकने के लिए सैन्य संगठन बनाया गया। वॉर्सो पैक्ट किसका जवाब था? सीटो का, नाटो का, सेंटो का, यूएनओ का? तो जो वार्सा पैक्ट 1955 में बना था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था, वो बना था मुख्यतः नाटो के जवाब में। आंसर बी। अब है, नाटो में शामिल होने से यूएसएसआर क्यों डरता था? क्योंकि नाटो एक संगठन था, उसमें यूएसएसआर भी शामिल हो सकता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं सैन्य खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां हैं, पूंजीवादी से संबंधित नीतियां, वो कहीं ना कहीं उसके विस्तार को रोक लेती सैन्य आधार पर, क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन था, इसलिए वह नाटो में शामिल होने से डरता था। कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर का उदाहरण है? भारत पाक युद्ध, वियतनाम युद्ध, विश्व युद्ध या कारगिल युद्ध? इसमें सभी अगर हम देखें तो भारत पाक युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के बाद, लेकिन भारत किसी भी पक्ष में नहीं था, तो ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है। प्रॉक्सी वॉर का अर्थ है दूसरे देश के जरिए सोवियत संघ और अमेरिका आपस में लड़ रहे थे। तो ये है वियतनाम युद्ध जो 1954 में चला, जिसमें उत्तरी वियतनाम की सहायता सोवियत संघ ने और दक्षिणी वियतनाम की सहायता अमेरिका ने की थी। 1975 में वियतनाम एक हो गया था, लेकिन ये क्या है? प्रॉक्सी वॉर का उदाहरण है, जहां पर दोनों देश आपस में लड़े तीसरे देश का उपयोग करके। अब है, डोमिनो थ्योरी किस देश ने अपनाई थी? ये अपनाई थी यूएसए, क्योंकि डोमिनो थ्योरी
अमेरिका को पता था कि कम्युनिज्म जो है सोवियत संघ धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश में फैला रहा है। तो इसको रोकने के लिए, ये डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए नीति बनाई थी यूएसए ने। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म फैल जाएगा, इसलिए जो डोमिनो, जो इधर हम देख लेते हैं, ये डोमिनो थ्योरी इसने अपनाई। अगला प्रश्न है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट। ये तो सरल है, यूएसए यूएसएसआर के बीच में हुआ था। ये परमाणु हथियारों को जो है जब सोवियत संघ ने अपने क्यूबा में स्थापित कर दिया था, तो जिसका विरोध जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट मुख्यतः यूएसए और यूएसएसआर से संबंधित है। अब बर्लिन वॉल किसने बनाई थी? जो बर्लिन की दीवार थी वो जो है ईस्ट जर्मनी ने बनाई थी, पूर्वी जर्मनी ने बनाई थी, ताकि जो है पश्चिमी जर्मनी जो है जाने से लोगों को रोका जा सके। अब बर्लिन वॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था, लोगों को रोकना था, हालांकि उत्तर बता दिया गया है, देख लेते हैं फिर भी। खेती थी या शिक्षा थी? पूर्वी बर्लिन के लोगों को पश्चिम बर्लिन जाने से रोकने के लिए दीवार का निर्माण किया गया था। अब कोल्ड वॉर में स्पेस रेस के बीच में थी, ये भी सरल है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों ने कार्य किया था। अब है स्पुतनिक, किसने लॉन्च किया था? स्पुतनिक एक कृत्रिम उपग्रह है, इसे लॉन्च किया था सोवियत संघ ने, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यूएसए ने पहला इंसान चांद पर कब भेजा था? 1965, 1969, 1975 या 1980? तो इसमें ये देखिए, पहला इंसान चांद पर जब भेजा गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो 1969 को भेजे गए थे अपोलो मिशन के तहत। अब ये दोबारा आ गया है प्रश्न, कोल्ड वॉर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या थे? ये युद्ध का मैदान थे इन दोनों देशों के लिए। सीटो क्यों असफल हुआ? सीटो, जिसका विघटन 1977 में हुआ था, अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन था, ये क्यों असफल हुआ? इसको क्यों तोड़ दिया गया? इसके बाद पैसा नहीं था, सदस्य कमजोर थे, एकता नहीं थी, या युद्ध नहीं था? नहीं हुआ। सबसे पहले इनके आपस में एकता नहीं बना पाए ये संगठन, सी इसका उत्तर है, क्योंकि हर देश के हित अलग अलग थे इसमें। अब सेंटो क्यों असफल हुआ? युद्ध हुआ, यूएसए सदस्य नहीं था, खेती नहीं थी, व्यापार नहीं था। इसमें जो है सबसे पहले अमेरिका सेंटो का सदस्य देश रहा ही नहीं, वैसे बाहरी तौर पर मदद करता था, तो इसमें जो है अमेरिका नहीं था, ऑप्शन बी। वॉर्सो पैक्ट की खासियत क्या थी? व्यापार, सेना, यूएसएसआर के नियंत्रण में थी, शिक्षा या खेती? वॉर्सो पैक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वॉर्सो पैक्ट में जो सेना है, किसी भी सदस्य देश की, उसका पूरा नियंत्रण सोवियत संघ के हाथों में था। यानी कि सेना दूसरे देश में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सारा नियंत्रण सोवियत संघ ने रखा था। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है, यानी कि परमाणु जो हथियार हैं उससे जो अवरोध हुआ, यानी कि एक दूसरे पर हमला न करना, कि एक दूसरे की शक्ति को पहचान कर हमला न करना, इससे क्या हुआ? युद्ध रुका। युद्ध करना, युद्ध, डर से युद्ध रोकना, हथियार बनाना, व्यापार, ये होता है डर से युद्ध रोकना। डिटरेंस, अवरोध, यानी कि जब एक पक्ष को पता हो कि मैं दूसरे पक्ष पर हमला करूं तो जो नुकसान होगा वो मुझे भी उतना ही होगा, तो दोनों आपस में युद्ध नहीं करते, इसे हम कहते हैं डिटरेंस या अवरोध, यानी कि युद्ध से डरना। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? शांति, विभाजन, खेती या व्यापार? कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो विभाजन था। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हमने देखा, वियतनाम, आयरन कर्टेन हमने देखा कि पूर्वी यूरोप,
को पश्चिमी यूरोप से अलग कर दिया गया। तो विभाजन इसका सबसे बड़ा प्रभाव था। अब कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसी बनी? शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ बिखर गया तो एक ही ध्रुव बच गया, दो ध्रुव में से वो बच गया अमेरिका, यानी कि सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो कोल्ड वॉर के बाद दुनिया एक ध्रुवीय बन गई थी और अमेरिका जो है सुपर पावर बन गया था। तो ये थे आज के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला थी, ये समाप्त होती है। अगले जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है उसमें हम देखेंगे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है और सोवियत संघ का विघटन वास्तव में कैसे हुआ।